हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज जो है हम जो हमारा चैप्टर 1 एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो उसका जो एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज है, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, जो स्पेशली जो न्यूमेरिकल पार्ट है। ओके, पीछे का एक्सरसाइज जो है, तो आप लोग अपना बुक उठाइए, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और वो आप न्यूमेरिकल्स देखें। पीछे का जो एक्सरसाइज है आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का हमारा बुक ये है। इस एनसीईआरटी के बुक को आप खोलें, चैप्टर नंबर आपका 1, पीछे का जो एक्सरसाइज है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम 1 है, जो मेरा वाला बुक है उसमें ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, उसको मैं देख रहा हूँ। तो सीरियली हम करते जाएंगे। तो उसमें बोल रहा है कि 2 चार्ज स्फीयर हैं, जिसपे जो चार्ज है वो कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम पहले वाले पे। दूसरा वाला मान लेते हैं कि उस पर जो चार्ज है वो कितना है, वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको, 2 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, और ये एयर के अंदर 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया है, मतलब द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 चार्ज्ड स्फीयर जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ओके, तो क्या निकालना क्या है, फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज 2। तो हमें क्या है, फोर्स फाइंड आउट करना है कि फोर्स कितना होगा। तो आप जानते हैं कि 2 चार्ज स्फीयर अगर है आपका, तो 2 चार्ज स्फीयर separated by a distance this, then what is the force between these two? Basically it is asking to calculate what is the coulomb force between these 2 charged sphere. तो coulomb force अगर मान लेते हैं कि F है इनके बीच में, तो किसकी कितना होता है, 1/4πε0। दिस इज Q1 Q2 ओवर r², यही होता है, यही फोर्स है। तो वैसे इन दोनों के बीच का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इट इज दिस वन, हमें यही कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है, तो कूलम फोर्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द कूलम फोर्स बिटवीन दीज 2 इज इक्वल टू क्या, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा सिंस 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, राइट। ये होता है आपका, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो और फिर Q1 Q2 का वैल्यू आप रख लो। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 का जो वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और डिवाइडेड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। R जो है इनके बीच का सेपरेशन, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये -2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें। उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद में आप उससे रिलेटेड एक फिगर बना लीजिए, पहला काम ये करना है। दूसरा, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यूनिट का मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करना है। उसको जो है, या तो आप सीजीएस सिस्टम में आप अगर करना चाहते हो तो करो, लेकिन इन जनरल आपका जो बुक लिखा गया है वो एमकेएस सिस्टम में लिखा गया, तो इसीलिए एमकेएस को आप प्रेफर करें या एसआई सिस्टम को प्रेफर करें, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यूनिट का मिक्सिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो एसआई में करेंगे, हम सभी क्वेश्चंस को एसआई में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है वो गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो वैल्यू होगा, जस्ट वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद से मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख देता हूँ, आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आंसर होगा, 6 × 10⁻³ जो कि आपका क्या, चूँकि ये फोर्स है सो इट मस्ट बी इन न्यूटन, ठीक है, क्योंकि सभी को हमने एमके सिस्टम में रखा है। तो ये पहला वाला जो प्रॉब्लम है हमारा वो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2। 2 चार्ज स्फीयर हैं, उन पे चार्जेस दी गई है, और उन चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो गिवन है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर, उन दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि इसका अगर आप फिगर बना लें, तो फिगर बनाने के बाद में बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मेरे बुक में ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, और आप देख सकते हैं कि आपके बुक में कौन सा प्रॉब्लम है। तो 2 स्मॉल स्फीयर है, एक पे है 0.4 माइक्रोकूलम, और दूसरा वाला है स्फीयर, उस पे जो चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और लेट अस कंसीडर, इसको हम r डिस्टेंस में सेपरेट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो है हमारा 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट, यही है ना, 0.2 न्यूटन का हमारा फोर्स लग रहा है, यस। तो पहला चीज क्या करना है कि पहला क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस। पहला ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा ये फाइंड आउट करना है कि
फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर, मान लेते हैं कि ये हमारा सेकेंड स्फीयर है, ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है, तो फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर, तो F21 हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स ऑन, मान लेते हैं फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें हैं, तो गिवन है यहाँ पे हमारा जो गिवन है वो क्या है, Q1 इज इक्वल टू 0.4, इसको आप Q1 मान लो, Q1 चार्ज, इसको आप मान लो Q2 चार्ज, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, इसको मैं कूलम में लिख देता हूँ क्योंकि ये माइक्रो कूलम में है। तो Q2 की वैल्यू कितने हैं, Q2 इज इक्वल टू है -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ये हो गया। फिर उसके बाद से ऑफ कोर्स R को हमें फाइंड आउट करना है और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है 0.2 न्यूटन का। तो ये गिवन है, हमें R निकालना है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे यहाँ पे हम बात करेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, जो म्यूचुअल फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो जो मैग्नीट्यूड है वही F है। F इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, अब जस्ट वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है 0.2 न्यूटन का, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और ये Q1 Q2 जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 का वैल्यू देखिए 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं कि मतलब उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है। अगर आप चार्ज को जैसे इसमें निगेटिव साइन के साथ ले लेंगे तो बेसिकली वो वैल्यू जो फोर्स की आएगी वो निगेटिव साइन के साथ आएगी, ठीक है। अगर R की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है तो निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि उनके बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, जस्ट वही है। लेकिन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड जस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये मैग्नीट्यूड से ही हमारा R की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। सो दिस इज R स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 0.32, राइट, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो 0.32, और ये कितना हो जाएगा 10⁻6 एंड 6 -12, और यहाँ पे 9 तो -3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 0.2 इसको लिखा जा सकता है। अब इन दोनों से अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 0 अगर कर देते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 20 और इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं कि R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 32 और डिवाइडेड बाई 2, राइट, ये ना, और इंटू 10 ऐसा लिख दो आप, इंटू 10। अब अच्छा जस्ट इसको सॉल्व करना है, आप कैसे भी सॉल्व करो, ये 16 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 16, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻4, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जस्ट ये 9 है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इसको 10⁻⁻4 और स्क्वायर रूट में, तो ये पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से पेयर में से एक बाहर, चूंकि स्क्वायर रूट ले रहे हो आप, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, तो कितना होगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ 12 सेंटीमीटर, ये हमारा R की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है 1.3, बेसिकली हम इसको प्रॉब्लम 3 बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम 3 क्या है, चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन, दिया हुआ है, चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन GMEMT डायमेंशनलेस है। ये जो है वो क्या है, ये जो रेशियो है इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद से लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो ये जो है थोड़ा सा मैं जस्ट इसके बारे में बात कर लूँगा कि इसका जो रेशियो है वो क्या सिग्निफाई करता है। तो जैसे ये जो है पूछ रहा है कि ये डायमेंशनलेस है, तो आप जस्ट आपको एक चीज़ देखना है,
या तो आप एक काम करो, ये जो है k जो है वो क्या है, एक्चुअली ये जो k वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली यही k की वैल्यू है यहाँ पे, जो यहाँ पे k है वो क्या है, k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्जेस को हमने मतलब जो है एक वैक्यूम के अंदर या अपने एयर के अंदर सेपरेट रखा हुआ है तो देखिए पहला तरीका क्या है, जो फर्स्ट वे है वो क्या है, तो फर्स्ट वे ऐसा हो सकता है कि k का आप यूनिट रखें, e का यूनिट रखें, फिर उसके बाद से g का और me का mp का, ये सभी यूनिट रखें और देखें कि वो डायमेंशनलेस हो रहा है कि नहीं। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, आप जरा सा इसको पहचानने की कोशिश करें कि ke स्क्वायर कहाँ पे आता है। आप ये थोड़ा पहचानने की कोशिश करें कि gm1 m2 या gme mp ये कहाँ आता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। मतलब ये ऐसा हुआ क्या है यहाँ पे कि एक मास मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रख रहे हैं और एक प्रोटॉन को हम यहाँ पे रख रहे हैं। इसका मास a है, इसका मास mp है। इनके बीच में जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, तो हम अगर बात करें तो इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg इज इक्वल टू क्या होगा, gme mp डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर r है तो r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या gme mp इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्चुअली यही बात सोचना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि gmp यानी कि दो इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाई, तो हम दूसरा वाला वे पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, पहले वही मान लेंगे कि यहाँ पे कि इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाई, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, देन तो क्या होगा अगर दोनों, जैसे यहाँ पे यही डिस्टेंस आर से सेपरेट है, तो ये होगा क्या कि Fg इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा कि Fg इज इक्वल टू gme mp बाई आर स्क्वायर। इनके बीच में लगने वाला ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो gme mp आया वो कहाँ से आया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स से आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि gme mp जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका Fg इंटू आर स्क्वायर। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें कि ke स्क्वायर कहाँ पे आएगा, तो आपको याद होगा कि इनके बीच में लगने वाला कूलम फोर्स कितना है। तो कूलम फोर्स जो होगा, अगर आप बात करें कि कूलम फोर्स के बारे में, तो कूलम फोर्स कितना होगा, अगर Fc ले लें इसको कूलम फोर्स को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप k बोल रहे हो, तो k चार्जेस की वैल्यू क्या है, q1 q2, और चार्ज जो है उस इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e, प्रोटॉन पे भी चार्ज e के ही बराबर होता है, लेकिन प्लस में प्लस e डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो r स्क्वायर हो जाएगा। देन व्हाट इज ke स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ke स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, Fc इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब जस्ट हमें क्या करना है, gme mp की वैल्यू ये आ गई, ke स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो हमें हमारा जो रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो क्या है, ke स्क्वायर अपॉन gme mp। इन दोनों इक्वेशन से फिर क्या होगा, ke स्क्वायर अपॉन gme mp इज इक्वल टू क्या होगा, ke स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं Fc आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, Fg आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Fc और Fc। तो जस्ट यही पूछ रहा है कि हमें वो डायमेंशनलेस बताना है कि वेदर दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस और नॉट। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, और नीचे भी फोर्स का यूनिट क्या होगा, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट अलग नहीं हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फोर्स ही है, कूलम फोर्स भी फोर्स ही है, ठीक है। तो दोनों फोर्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर न्यूटन नीचे न्यूटन, तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। सो दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये हमारा हो गया। दूसरा वाला जो पार्ट क्या है कि पूछ रहा है कि ke स्क्वायर अपॉन gme mp का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट इसकी वैल्यू को आपको रख करके चेक कर लेना है, प्लीज उसको देख लेना है कि k का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका स्क्वायर चूंकि स्क्वायर है डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो कैपिटल G है, कैपिटल G का वैल्यू आई थिंक 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, प्लीज़ इसको आप वेरीफाई करें। फिर उसके बाद से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और फिर उसके बाद से आपका मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है।
और जब हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो जो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली उसका ऑर्डर आता है 10⁻39, ये ऑर्डर आता है, मतलब इस रेशियो का जो ऑर्डर आता है 10⁻39। इसका क्या मतलब होगा एक्चुअली 10⁻39 का? आप बात कर सकते हैं कि 10⁻39 का ये मतलब होगा कि ये जो ऊपर वाला है वो है कूलम्ब फोर्स, नीचे वाला क्या है, सेम जैसे दो चार्जेस के बीच का, जैसे दो चार्जेस को हमने r डिस्टेंस पे रखा है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा वो, उन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो 10⁻39 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ke स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? देखिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप कि ke स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका GME/MP के बराबर होगा या नहीं होगा, अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो, क्योंकि ke स्क्वायर डिवाइडेड बाई GME/MP इज इक्वल टू दिस मच, सो ke स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच इंटू GME/MP। ये है क्या? सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या है, ये हमारा कूलम्ब फोर्स है। क्यों? अरे हम नीचे r स्क्वायर से डिवाइड कर भी सकते हैं ना, तो ये जो होगा ke स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वो क्या आएगा आपका कूलम्ब फोर्स, GME/MP डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया आपका, कि रिजल्ट ये आया कि आपका जो कूलम्ब फोर्स है वो आपका 10⁻39 टाइम्स बिगर देन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। इसका फिजिकल मीनिंग एक्चुअली यही हुआ, ठीक है। अच्छा, एक ये थ्योरेटिकल टाइप का प्रॉब्लम है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो ये मेरे ख्याल से आप प्लीज़ वो थ्योरी देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जब चार्ज हम एक जगह से दूसरे जगह में, या किसी बॉडी के अंदर से चार्ज ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज हमेशा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, या उतने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के ऊपर आ भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसी को हम बोलते हैं कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो हमेशा क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो इसको हम ऐसा करके लिखते हैं, तो हमेशा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है, जो ट्रांसफर होता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। अच्छा, इसी में दूसरा वाला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट। तो क्वांटाइजेशन को हम निग्लेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो बात है कि बोल रहा है कि क्वांटाइजेशन को आप निग्लेक्ट क्यों करते हैं, कि जब आप माइक्रोस्कोपिक आप ऑब्जेक्ट को जब आप लेते हैं तो उस समय आप क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों करते हैं। तो देखिए कि जो मैक्रोस्कोपिक है, जैसे अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक की, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। एक है माइक्रोस्कोपिक और एक है मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये हुआ कि थोड़ा लार्ज स्केल में आप ले रहे हो, थोड़ा बड़ा साइज ले रहे हो। माइक्रोस्कोपिक काफी छोटा साइज है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जैसे वही बात करते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हो रहा है तो हमेशा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जैसे ऐसा हुआ कि जैसे एक बॉडी आपके पास यहाँ है और दूसरी बॉडी आपके पास यहाँ है, यहाँ से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर कुछ निकल करके गया, तो जैसे लेट अस कंसीडर कि हम यहाँ से इवन हम इसको ऐसा मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, लेट अस कंसीडर कि 1.6 माइक्रो कूलम इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रही। जस्ट मैंने इतना माना, 1.6 माइक्रो कूलम हमने माना है कि यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअली ये मैंने अपने हिसाब से माना क्योंकि जस्ट हमारा जो वैल्यू आएगा वो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा इसके लिए, इसलिए माना। तो Q की वैल्यू क्या है, 1.6 माइक्रो कूलम, दैट इज, तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। सो N इज इक्वल टू Q अपॉन ई होगा। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो 1.6 से इसीलिए मैंने 1.6 माना था, और ये कितना हो जाएगा 10⁻13 मतलब जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब आप सोचिए कि 1.6 माइक्रो कूलम अगर आप यहाँ पे दे रहे हो, और इसका मतलब ये हुआ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 10⁻13 मतलब कितना टाइम्स हो गया। आप देख सकते हैं कितना मतलब जो है अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, कितना इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। और वो सभी इलेक्ट्रॉन अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल में आप देखेंगे कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये
जैसे आप यहाँ से अगर हम देखें कि इस जार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हो, आप बेयर आई से बिल्कुल काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक साइज में आप देख रहे हो, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का साइज एक्चुअली बहुत छोटा है। उसका इलेक्ट्रॉन का जो साइज है, मतलब जो अमाउंट ऑफ जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, वो काफ़ी छोटा होने की वजह से हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब यही बात होती है कि हम क्वांटाइजेशन इग्नोर करने का मतलब ये हुआ कि आप उसके डिस्क्रीटनेस को इग्नोर कर दे रहे हो। जैसे एग्जांपल एक और मैं दे देता हूं कि जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज अगर मान लेते हैं इतना बड़ा होता और आपने एक जार में भर दिया, तो आप इसको गिन सकते थे कि अरे इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इसी साइज को मैं एकदम फाइन कर दूं, बहुत छोटा कर दूं और इसको इसमें भर देता हूं और फिर आप देखो, मतलब ऐसा हुआ कि जैसा ये, मतलब उसका एग्जाम्पल बहुत आसानी से दे सकते हैं कि एक मार्बल, बड़ा से बड़ा मार्बल आप ले लो, एक जार में भर दो और एक जार में आप शुगर को भर दो। किसको काउंट करना इजी होगा या किसको आप काउंट नहीं कर पाओगे? तो ऑफ कोर्स इसको काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका साइज काफ़ी स्मॉल है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में साइज की वजह से हम क्या करते हैं, उसको जो क्वांटाइजेशन है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चला जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप प्लीज अपने बुक में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन द बोथ। A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो इसमें बोल रहा है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे फॉलो करेगा। तो यहाँ पे है कि ग्लास रॉड को, ये जो हमारा ग्लास रॉड को, उसको हम रब कर रहे हैं किससे? सिल्क से, ठीक है। ये जो है हमारा जो सिल्क है उससे हमने रब किया इसको, ओके, रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ। तो क्या होता है कि सिल्क से जब हम रब करते हैं इसको, तो सिल्क से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड पे चले जाते हैं। तो ग्लास रॉड पहले कैसा था? ऐसा था, और यहाँ पे मान लेते हैं कि सिल्क जो है हमारा, कुछ जो भी सिल्क हमारा है, इससे हम रब कर रहे हैं इसको। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि ग्लास रॉड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए? यहाँ से गए, तो यहाँ से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव में सिल्क पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल रहा है कि इसमें कैसे फॉलो होगा। तो यहाँ पे नेट अमाउंट ऑफ चार्ज पहले क्या था? रब करने से पहले नेट अमाउंट ऑफ चार्ज 0 था। रब करने के बाद में मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 5 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो कितना हो जाएगा? -5 इंटू ई जो होगा वो होगा अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर होगा इस पे। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? +5 इंटू ई अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो भी हमारा जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमारा 0 होगा, दैट इज इट इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ठीक है, तो इसका मैंने बताया वही कि क्वेश्चन को बेसिकली अगर आप पढ़ते हैं, प्लीज़ उसका फिगर आप बनाने का कोशिश करें। फिगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन को 70% 60% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस, मतलब ABCD, यहाँ पे हम माने कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। तो चार्ज जो है QA, मतलब यहाँ पे जो QA है, मतलब A पे जो रखा गया चार्ज है वो कितना है? 2 माइक्रोकुलम। B पे जो रखा गया है वो -5 माइक्रोकुलम। C पे जो रखा गया है वो 2 माइक्रोकुलम, और D पे जो रखा गया है -5 माइक्रोकुलम। और इसका जो मतलब गिवन है कि इसका जो साइड जो है वो है 5 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? इस स्क्वायर के सेंटर पे 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो पूछ रहा है, राइट। तो क्या है गिवन, क्या है भाई? गिवन क्या है कि जो चार्जेस दिए हैं, देखिए क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन है QA, मतलब चार्ज एट A कॉर्नर, ये कितना है? 2 माइक्रोकुलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। QB क्या है? QB जो है वो आपका है -5 माइक्रोकुलम, जो कि किसके बराबर होगा यहाँ पे? 5 - 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। और QC सिमिलरली, आई थिंक QC ये जो है आपका QA के ही बराबर है, तो यहाँ पे आप QA लिख सकते हो, इसको आप QD लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका बराबर है।
सेंटर पे और इसका जो रेशियो मतलब साइड जो दिया गया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, इट इज 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। बोल रहा है कि इसके सेंटर पे आप 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दें तो कितना नेट फोर्स लगेगा। मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही कर सकते हैं। जब सेंटर पे रखे तो बेसिकली क्या हुआ कि इससे सभी चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो तो सेम हो गया। तो यहाँ पे अगर चार्ज है, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स क्या होगा, पहले बस वही देख लेना है कि वो फोर्स कैसा होगा। तो वो फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रोकूलम, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर। अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट देखेंगे क्या ये जीरो होगा या नहीं होगा। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन ही होने से रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है जब तक उसका मैग्नीट्यूड सेम ना हो। तो चूंकि इन दोनों, देखिए 2 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है। 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स दिस डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल टू दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये स्क्वायर है हमारा, दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर ये इसका साइड अगर a होता तो a अपॉन √2 जो होता ये इसके बीच का डिस्टेंस होता। तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम की वजह से 1 माइक्रोकूलम पे जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। सिमिलरली -5 माइक्रोकूलम इसको अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये दोनों फोर्स एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, और चूंकि डिस्टेंस सेम होने की वजह से मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। जब मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन है, तो फिर से फोर्स क्या का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो हमारा जो बेसिकली, अब यहाँ से फिर से अगर हम बात करें तो टोटल जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, लिखने का तरीका ये है कि पहले आप वही बात है कि इसको जस्ट आप फोर्स निकाल लें। तो फोर्स क्या हो जाएगा कि ये जो है हमारा, चूंकि डायरेक्शन से आप कर सकते हो कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम को आप Q बोल दो कि Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज एट ए, कितना हो जाएगा ये। तो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को मान लेते हैं F, और फिर उसके बाद से डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज बेसिकली इसके सेंटर पे, तो डायरेक्शन इज OA कैप। उसी तरीके से F ऑन Q ड्यू टू QC इज इक्वल टू कितना होगा, मॉड F, और ये डायरेक्शन जो होगा वो होगा आपका C से O की तरफ, C से O कैप। और CO, सिंस CO कैप जो होगा वो माइनस ऑफ AO कैप के बराबर होगा। इसको जस्ट मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा कि F ऑफ Q QA प्लस F ऑफ Q QC। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, मॉड F इंटू AO कैप प्लस मॉड F इंटू CO कैप। तो OA कैप और CO कैप यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, F, और ये हो जाएगा AO कैप, इसको आप ऐसे ही रहने दो, ये माइनस साइन के साथ F, और ये हो जाएगा आपका AO कैप, यहाँ से हमने लिख दिया, और ये हमारा कैंसिल होके हमारा जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से हम इन दोनों का निकाल लेंगे, इन दोनों का भी इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रखा है। उसका रीज़न है कि दोनों का डिस्टेंस हमारा सेम है। इवन इस मैग्नीट्यूड को यहाँ पे कहीं पे डिफाइन भी कर सकते हो आप कि ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1/4πε0। Q की वैल्यू कितनी है, वो हो जाएगा आपका QA और Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R इज बेसिकली कितना है, अगर इसका साइड मतलब जो है आपका चूंकि 5 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई √2, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्चुअली उसका वैल्यू मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ, उसका रीज़न जस्ट यही है कि आप भी ऐसा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम जस्ट ऐसा बोल देंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है चूंकि सेम है तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन चूंकि अपोजिट होने की वजह से नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा आप लिख सकते हो कि ऐसा होगा कि सिमिलरली द नेट फोर्स between QB and Q also and QDQ क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, दिस इज ऑल्सो जीरो हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, मेरा बोलने का ही मतलब है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कॉन्टिन्यूअस कर्व, दैट इज ए फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट? तो फील्ड लाइन्स का सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है? तो फील्ड लाइन्स का सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है? मतलब ऐसा हुआ कि ऑफ कोर्स हम लोगों ने थ्योरी जो पढ़ा है उसमें देखा होगा आपने कि जैसे एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज के चारों तरफ जो है एक फील्ड जनरेट होता है, मतलब उसको हम फील्ड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड लाइंस होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये फील्ड लाइन गया और बीच में मतलब ये ब्रेक होकर के इधर चला गया या यहाँ से ब्रेक होकर के यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये ऐसा सीधा चला जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस है। अगर एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम बात करते हैं तो मतलब जो है इस टाइप का होता है। तो लेकिन बात यह है कि अगर ये कहीं ब्रेक हो जाए तो मतलब ये होगा कि देखिए इस इलेक्ट्रिक लाइंस को आपने कैसे निकाला है, इस इलेक्ट्रिक लाइंस को आपने कैसे निकाला है? इस इलेक्ट्रिक लाइंस को हमने ऐसा निकाला है कि हमने क्यू नॉट को यहाँ पे छोड़ दिया था और ये क्यू नॉट का जो है पाथ है बेसिकली यही लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू नॉट का जो ट्रेजेक्ट्री है वही जो है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस है। अब बात करें कि अगर बीच में आप ब्रेक कर दो यहाँ पे इस लाइंस को, अब क्या होगा? तो ये जो क्यू नॉट है यहाँ तक गया, फिर उसके बाद से कहाँ जाएगा? उसके बाद से तो कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक जंप करके यहाँ जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस चलेगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा गया कि चार्ज जो है वो मेढक की तरह कूद कूद करके इधर से उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है सडन ब्रेक इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। ओके, दूसरा वाला इसका जो पार्ट है, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ये काफ़ी मतलब जो है मेरे ख्याल से हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे आपका एक टेंजेंट आप बना दोगे, मतलब दो टेंजेंट का। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे दो टेंजेंट, एक इधर और हमारा एक जो है मान लेते हैं एक इधर है और एक हमारा इधर हम ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा करके हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है कि द 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB 3 आर लोकेटेड -20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। पहला पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB ऑफ द 2 चार्जेस। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड this is placed at this point, what is the force experienced by the test charge। ठीक है, तो पहला तो मैंने बताया जैसे इसका फिगर बना लो। तो एक चार्ज है हमारा QA, इसको बोल देते हैं QA, और QA जो है वो हमारा 3 माइक्रोकूलम है। ये हमारा है QB, ये जो है वो कितना है, इट इज -3 माइक्रोकूलम, और ये जो है हमारा 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है। What is the electric field at the midpoint of O line joining between the two charges। यहाँ पे एक मिड पॉइंट O है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, पहला निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O मतलब मिड पॉइंट। जो दूसरा वाला है यहाँ पे कैलकुलेशन, वो क्या पूछ रहा है, इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज दैट इज -Q0 अगर हम यहाँ पे रख दें और उसकी जो वैल्यू है, मतलब ये जो Q0 की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट O -1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम अगर हम यहाँ पे रख दें, देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज, यानी कि फोर्स ऑन Q0 कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। राइट, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए फिगर आपने बढ़िया से बना लिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ये दो चार्जेस दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो Q की वजह से, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट पे, और सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करते हैं, वेक्टर समेशन कर लेते हैं, तो हमारा फील्ड का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज करेंगे। तो QA की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, QB की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और दोनों को जस्ट हमें ऐड कर देना है बस। तो देखिए
चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको वो डायरेक्शन भी बहुत मैटर करता है। आप जो है जस्ट उस डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लो। आप डायरेक्शन को आपने अगर कर लिया, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे माइनस लें कि प्लस लें, या मतलब ये सब का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, आप जस्ट डायरेक्शन को ध्यान रखें। ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लेंगे तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इधर होगा या नहीं होगा। इसको कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे जेब से एक टेस्ट चार्ज निकालो, आप उस पर रख दो, उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम। -3 माइक्रोकुलम आपका है, यानी कि ये माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्या इधर होगा या इधर होगा। तो माइनस क्यू चार्ज, यानी कि अगर यही माइनस क्यू चार्ज हो जाता है, इस पे आप टेस्ट चार्ज आपने रखा, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा अंदर की तरफ, वो फोर्स किधर आएगा, मतलब वो चार्ज इधर जाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा अंदर की तरफ होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा, माइनस क्यू की वजह से भी इधर होगा। यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो वेक्टर समेशन होगा, जस्ट हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप जस्ट पहले मैग्नीट्यूड को ऐड कर लो, फिर डायरेक्शन को आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन विल बी फ्रॉम QA टू QB डायरेक्शन में होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो जस्ट मैग्नीट्यूड आप निकाल लो पहले। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज QA। चार्ज QA की वजह से कितना मान लेते हैं, वो E1 है, तो E1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, QA बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू कितना है, तो इसके चूंकि मिड पॉइंट पे रखा गया है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 0.1 मीटर, और इसका स्क्वायर, मतलब पहले आप इसको वैल्यू को एक बार लिख सकते हो R स्क्वायर, फिर उसके बाद से वैल्यू को आप पुट करें, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 × 10⁻⁹, और QA का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोकुलम, तो 3 × 10⁻⁶। तो मैंने बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए प्लीज सारे के सारे जो भी यूनिट हैं दैट मस्ट बी सेम। तो QA डिवाइडेड बाय R, R की वैल्यू कितना है, इन दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर है, दैट इज 0.1 मीटर, और इसका स्क्वायर कर लेना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 27 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 0.01, राइट। तो 0.01 का क्या मतलब होगा, 10⁻², 10⁻² को ऊपर लेके जाएंगे, तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 27 मल्टीप्लाइड बाई 5। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये हमारा हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, इसको और भी तरीके से आप लिख सकते हो, 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इसकी वजह से। ठीक है, ऑफ कोर्स उसका अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो फिर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन आप एक डिफाइन कर दो, तो इसको मान लेते हैं कि A पॉइंट है, इसको हमारा B पॉइंट है, तो AO कैप हो जाएगा, राइट। ऐसा होगा हमारा डायरेक्शन फ्रॉम फिगर से। नाउ दूसरा वाला क्या करेंगे, दूसरा वाला हम ले लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QB चार्ज एट O, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसको हम E2, सो E2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा हमारा QB डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे, तो E2 का वैल्यू आप बता दिए। अच्छा, जस्ट मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ भाई, ये सब मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि बेसिकली डायरेक्शन दोनों एक ही है, जस्ट मैग्नीट्यूड निकाल करके ऐड कर देना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹, और ये QB का वैल्यू कितना है, -3, तो जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, तो 3 माइक्रोकुलम × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, फिर से अगेन 0.01 मैंने यही कर दिया है। तो ये जो है, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम ही चीज़ है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10, ये 2.7 × 10⁻² क्या हुआ था, ये न्यूटन पर कूलम, ये हमारा E2 था। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होगा E1 + E2। अच्छा, E इज इक्वल टू E1 + E2 यहाँ लिख रहे हैं, देखिए मतलब यहाँ पे ऐसा मैं नहीं लिख रहा हूँ कि E इज इक्वल टू दिस वन, ऑफकोर्स ये हर एक केस में वैलिड होगा,
लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने इसमें वेक्टर साइन हटा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है इसको दो वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम हो। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली सेम है। अब उसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.4, ठीक है, इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा 6 न्यूटन पर कूलम। दोनों को ऐड करके हमने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्शन को कि अगर हम ई कैप इज इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁶ और ये कितना हो जाएगा ए बी कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या पूछ रहा है भाई, दूसरा वाला भी इंटरेस्टिंग है कि अगर Q0 को यहाँ पे अगर हम O पॉइंट पे Q0 को अगर हम रख दें तब उसके बाद से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो जस्ट उसके बारे में थोड़ा सा हम सोचते हैं कि मतलब जो है कैसे होगा। इसको हो गया तो मैं थोड़ा सा फिगर में मॉडिफाई करूं, ओके, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है इस बार कि हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 इज इक्वल टू -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम हमने यहाँ पे रख दिया है। तो बोल रहा है कि इस पे क्या कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए सेम यहाँ पे करना है कि फोर्स का डायरेक्शन आप देख लो कितना करना है। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है वो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होता है, मतलब किसी दूसरे चार्ज पे जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, पहले उन सभी चार्जेस की वजह से उस चार्ज पे इंडिविजुअल फोर्स निकालते हैं और सभी फोर्स का वेक्टर समेशन हो जाता है। तो पहले हम वही देखेंगे कि ऑफकोर्स वेक्टर समेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस है, राइट, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे आपको सोचना है, यहाँ पे भी ये चार्ज माइनस है, यहाँ पे ये चार्ज माइनस है, तो रिपल्सन होगा, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब एक काम हम करें कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लें और दोनों फोर्स को जस्ट हमें ऐड कर देना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि उसका डायरेक्शन किधर है। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, जस्ट हमें उसको ऐड कर देना है। जैसे ये ऐसा ही टाइप का है कि अगर आपके पास ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i है और बी वैक्टर इज इक्वल टू 5i है, तो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर क्या होता है, तो इसको आप लिखते हो 2i प्लस 5i दैट इज इक्वल टू 7i। तो मतलब आपने किया क्या, आपने ये किया कि जो 7i होगा, मतलब a प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 7 आ रहा है। तो 7 कैसे आ रहा है, यहाँ पे जस्ट आप देखिए 2 और 5 को जस्ट आपने ऐड कर दिया है, तो 7 कैसे आया, मतलब इट इज जस्ट a प्लस बी दैट इज 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। आपने अच्छा वेक्टर में ये हमेशा ये चीज सही नहीं होता है कि जैसे कोई वेक्टर अगर दिया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 5 है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो 2 प्लस 5 होगा। वो जरूरी नहीं है। वो कब सही होता है, वो जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही 7 हो गया। तो सेम चीज यहाँ पर है कि दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हमारा सेम हो गया है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, जस्ट आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो फोर्स निकाल लीजिए आप। इसका मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू QA किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसका। तो यहां पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू QA किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA Q0 डिवाइडेड बाई r² होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा ये 9 इंटू 10⁻⁹ और ये QA की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ और Q0 की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं 10⁻�9 और डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस था वही 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.01 हमारा, चूंकि 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कितना हुआ, क्या हुआ, ये फोर्स हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 4.05 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये हुआ आपका फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू QA का मैग्नीट्यूड, ये हुआ। सिमिलरली जो फोर्स ऑन, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप, सिमिलरली फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू QB ये किसके बराबर होगा, 4.05 इंटू 10⁻³ न्यूटन।
ये इसके बराबर हो जाएगा। और जस्ट दोनों फोर्स का जो हमारा वेक्टर सम होगा या दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, या जो रिजल्टेंट या जो हमारा नेट फोर्स हुआ वो क्या हुआ, नेट फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू हम लिखेंगे F क्यू क्यू ए प्लस F क्यू नॉट क्यू बी। ये हो गया हमारा। उसका रीज़न क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को जस्ट आप ऐड कर दीजिए। 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ये हमारा हुआ। लेकिन अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F वेक्टर इज इक्वल टू हुआ 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा फोर्स हुआ मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किधर हुआ, ये हुआ डायरेक्शन जो हुआ हमारा B से A की तरफ, BA कैप आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, A system has two charges QA, QB located at point this respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? ठीक है, प्लीज आप अपना एक्सरसाइज जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A system has two charges QA और एक है हमारा QB। लोकेशन क्या है इनका, 0 0 और क्या है -15 सेंटीमीटर। और दूसरा वाला जो चार्ज है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, ये हमारा लोकेशन है इनका चार्जेस का। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज क्या होगा, तो QA का जो वैल्यू है गिवन है QA जो है वो किसके बराबर है, वो है हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। और QB जो है वो कितना है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। देन व्हाट इज द नेट चार्ज। तो पहला जो है वो क्या है, नेट चार्ज पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। नेट चार्ज इज जस्ट QA प्लस QB, जस्ट स्केलर एडिशन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो कितना हो जाएगा ये, जब दोनों को ऐड करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कुलम प्लस और माइनस हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कुलम, दैट इज इक्वल टू 0। पहला तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, राइट। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट होता है कि अगर इसका डाइपोल मोमेंट बेसिकली P हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो Q इंटू डाइपोल लेंथ के बराबर होगा, डाइपोल लेंथ। और डाइपोल लेंथ क्या होता है भाई, डाइपोल लेंथ होता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट जो है वो -15 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और ये +15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, 0 0 0 ऐसा मान सकते हैं। तो ये जो है, और वो मतलब ऐसा है कि ये देखिए x वाला कोऑर्डिनेट 0 है, y 0 है, लेकिन z पे है, z पे -15 सेंटीमीटर और ये z पे +15 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा अगर हम मान लें कि यहाँ पे हमारा लेट अस कंसीडर, ये हमारा लेट अस कंसीडर दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। इसका मतलब ये हुआ कि z पे यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 15 ऐसा आप मान सकते हैं। और इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे नीचे अगर आप जाएं 0 0 -15 यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों का जो हम बात करें तो डिस्टेंस कितना हुआ बताइए। तो यही दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसी को हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। तो डाइपोल लेंथ होगा कितना, तो ये -15 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है एक्चुअली -15 इन द सेंस कि ये तो कोऑर्डिनेट की वजह से माइनस आ रहा है। तो यानी कि हुआ कितना, ये 15 सेंटीमीटर यहाँ और ऊपर भी 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया डाइपोल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो डाइपोल लेंथ कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में आ गया। और चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू जो है आपका QA दिया हुआ है या QB, जो चार्ज की वैल्यू है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। एक्चुअली एक 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे तो 75 ही रह जाएगा वो। तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² कितना -9। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻8, और ये होगा एक्चुअली डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हमारा इतना हुआ। और इसका यूनिट आप लिख सकते हैं, तो चार्ज का यूनिट कुलम और डाइपोल लेंथ मतलब मीटर, तो कुलम मीटर हो जाएगा हमारा। अब बात करें कि चूंकि डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो तब कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम P इंटू पी कैप लिख सकते हैं। तो P कैप का जो डायरेक्शन होता है वो कितना होता है, माइनस चार्ज से हमेशा प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो पहला एक बात बताइए QA क्या है, QA इज ए पॉजिटिव, दैट इज यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻7 है, यहाँ पे -2.5 इंटू 10⁻⁻7 है। इसका मतलब यहाँ पे आपने जो प्लस वाला है, यहाँ पे इस पे आपने चार्जेस मतलब -Q रखा है, यहाँ पे +Q है।
तो जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका मतलब डायरेक्शन किधर हुआ, माइनस जेड कैप के डायरेक्शन में। तो इसको आपको अगर लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻8, ये होगा कूलम मीटर। ये हमारा मैग्नीट्यूड इसका हुआ, मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन हुआ वो कितना हुआ, डायरेक्शन एक्चुअली जेड कैप लिखो या के कैप आप लिखो, अच्छा है, विथ निगेटिव साइन, क्योंकि माइनस के कैप के डायरेक्शन में है हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का वीडियो रहा है उसमें हमने देखा कि हमने जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, जो ऑफ कोर्स चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं, और फिर उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।